हेलो फ्रेंड्स एंड मेडोजडेन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701 टी के इस वीडियो में हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक्स लॉ के बारे में बात करेंगे, या इसको हम लोग मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसको हम लोग किस तरह से वेव नंबर न्यू बार में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम हुक्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, अगर हमें इसको क्लियरली यहाँ पे समझना है तो हमें जो हमारा है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसके फिनोमिना को यहाँ पे क्लियरली समझने की आवश्यकता होगी। तो जो हमारा होता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, जिसको हम लोग आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, अगर हम उसमें जो अलग अलग बैंड प्राप्त होते हैं उसकी जो एक तरह से पोजीशन है, स्थिति है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारे वेव नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारे बैंड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो वो हमारे सब्सटेंस की जो एब्जॉर्प्टिविटी है या उसका ट्रांसमिटेंस है उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग हुक्स लॉ को यूज़ करके किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम उसकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं हमारा जो भी बॉन्ड है उसके लिए, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हुक्स लॉ को यूज़ करते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा लॉ है वो क्या है, दैट इज द न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई, और ये है हमारा अंडर रूट के अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको हम लोग यहाँ पे अंडर रूट भी कह सकते हैं या इसको हम लोग 1/2 भी यहाँ पे कह सकते हैं, बात एक ही है। तो इस कंडीशन में अगर हम न्यू के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो हमारा होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हम लोग यहाँ पे म्यू से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा है न्यू और ये है हमारा म्यू। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग यहाँ पे म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक तरह से न्यू के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, या इसको हम लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा है m1 और m2 है वो क्या है, m1 क्या है हमारा मास ऑफ द एटम नंबर 1, और जो m2 है दैट इज द मास ऑफ द एटम नंबर 2। और यहाँ पे जो हमारा k है ये हमारा एक फोर्स कांस्टेंट होता है और ये हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा बॉन्ड है अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो उस कंडीशन में जो हमारा k है उसकी वैल्यू क्या होती है, 5 × 10⁵ ग्राम सेकेंड की पावर -2। अगर हमारा जो बॉन्ड है वो अगर है एक तरह से वो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम जो 5 है इसको सिंपली डबल कर देंगे। तो इस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा 10 × 10⁵ ग्राम सेकेंड की पावर -2। और अगर हमारा है बॉन्ड एक तरह से और अगर हमारा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 15 × 10⁵ ग्राम सेकेंड की पावर -2। और यहाँ पे जो हमारा म्यू है ये क्या है, रिड्यूस्ड मास के रूप में हम इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम एक तरह से जो हमारा है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या जो हमारा वेव नंबर है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये हमारी डिपेंड करता है ऑन द रिड्यूस्ड मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इक्वेशन में आते हैं तो इस प्लेस पे अगर हम देखें तो जो हमारा यहाँ पे है न्यू, ये हमारा जो k है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये हमारे म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि जो हमारा न्यू है या जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है अगर वो इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे हम कह सकते हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी वहाँ पे इंक्रीज होगी, या उसका जो होता है रिड्यूस्ड मास वो वहाँ पे डिक्रीज होगा। या हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर जो हमारा है रिड्यूस्ड मास अगर वो कम है तो उस कंडीशन में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे ज़्यादा होगी।
अब हम लोग अपने कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ जो हमारे एटम्स हैं उनका हमारा मास क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको आगे कैलकुलेशन में आसानी हो तो जो हमारा होता है कार्बन, उसका हमारा जो मास है वो होता है 1.994 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम यहाँ पे होता है। या इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं ये हमारा होता है 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो एक्चुअल होता है ये है हमारा 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसका होता है, मास होता है। या इसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा मास होता है वो कितना होता है, ये होता है हमारा 23 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। और अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा मास है दैट इज द 26.5 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। अगर हम Cl के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 58.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। अगर हम I के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा है 210.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। और अगर हम Br के बारे में बात करते हैं तो ये 132.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो जो भी आपके कैलकुलेशन है उसमें आपको आसानी होगी। बट जो हमारे कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर ये वैल्यू दी हुई रहती है। तो इस कंडीशन में अगर हम अपने एक एग्जाम्पल को लेते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक हमें सिंगल बॉन्ड देखने को प्राप्त होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे हमें एक तरह का सिंगल बॉन्ड देखने को प्राप्त हो रहा है। तो जो हमारी K की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5 इंटू 10 टू दी जो हमारा 10 टू दी पावर 5 ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग कह सकते हैं ग्राम सेकेंड की पावर -2 कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इस प्लेस पे हो जाएगा वो डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 की जगह 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पे हमारा ये 5 की जगह 15 हो जाएगा। तो आप आसानी से कैलकुलेशन उसके लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला एटम है वो कौन सा है, ये है हमारा कार्बन। तो हमारा जो हो जाएगा M1, इसकी वैल्यू क्या होगी दैट इज द 20 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम हो जाएगी। हमारा यहाँ पे जो दूसरा एटम है दैट इज द हाइड्रोजन, और ये हमारा M2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होगी, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे देखा है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, अगर हम न्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस प्लेस पे क्या होता है, ये फार्मूला हमारा क्या है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट K अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे जो हमारा K है वो कितना है दैट इज द 5 इंटू 10 टू द पावर 5। और हमको इस चीज़ का पता है कि जो हमारा होता है पाई, ये कितना होता है 22/7 होता है। बट ये नीचे है तो ये हमारा 7/22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दैट इज द 7/2 इंटू 22 हो जाएगा। और जो हमारा अंडर रूट है उसमें अगर हम देखते हैं तो जो हमारा यहाँ पे K की वैल्यू है वो कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है। ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेकेंड की पावर -2 अपॉन जो हमारा M1 है वो कितना है दैट इज द 20 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इनको हम लोग यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 कितना है दैट इज द 20 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो अगर हम इस प्लेस पे देखते हैं तो जो हमारा इस प्लेस पे नीचे है इसमें से हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये है हमारा 10 टू द पावर -24 ग्राम को हम लोग यहाँ पे एक तरह से कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज द ये हो जाएगा 20 प्लस 1.6 हो जाएगा। और अगर हम जो हमारा 20 है और जो हमारा 1.6 है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 30
32 हो जाएगा। और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारा एक तरह से हम इसको अलग अलग ही यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर -24 इंटू 10 की पावर -24। तो ये हमारा 10 की पावर -24 से ये हमारा 10 की पावर -24 यहाँ पे कट गया। अब हम लोग जो हमारी यूनिट है उनको भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा ग्राम और ये हमारा हो जाएगा ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम वो देखें, ये ग्राम और ये ग्राम जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारा ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ये ग्राम हमारा 1 ग्राम को काट देगा और उसके बाद में ये ग्राम हमारा इस ग्राम को यहाँ पे कट कर देगा। तो यहाँ पे केवल हमारी जो यूनिट रह जाएगी दैट इज द सेकेंड की पावर -2। तो आइए इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.159। उसके बाद में √5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड की पावर -2 अपॉन ये हो गया हमारा 32 इंटू 10 टू द पावर -24 अपॉन ये हो गया 20 प्लस 1.6 यहाँ पे केवल रह जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज द न्यू इज इक्वल टू 0.15 √5 इंटू 10 टू द पावर 5। और इस प्लेस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है हमारा 10 टू द पावर -4 है। ये जब यहाँ पे ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +24 हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 24 सेकेंड की पावर -2 अपॉन 32 ऑब्लिक 21.6 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा है 32 उससे 21.6 को डिवाइड करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितना होगा 1.48 यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी। और ये हमारा 24 और 5 आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर हम इसको और कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग और आसान करते हैं तो हम क्या करेंगे कि ये है हमारा, इसको हम कहते हैं दैट इज द 10 की पावर 29 या इसको हम लोग कह सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 28 कह सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे 10 है वो 5 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर 28 अपॉन 1.48 यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारी यूनिट है दैट इज द सेकेंड की पावर -2। अब हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा है 10 की पावर 28 है इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे, या जो हमारा स्क्वायर है उससे हम जो हमारा अंडर रूट है सॉरी उससे हम लोग इसको यहाँ पे बाहर लेके आएंगे। तो ये हमारा जो है 28 इसका यहाँ पे हाफ हो जाएगा दैट इज द 14। तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या होगी 0.159 इंटू 10 टू द पावर 14 और हमारा अंडर रूट में क्या रहेगा, अंडर रूट में हमारा रहेगा 50 अपॉन 1.48 सेकेंड की पावर -2 यहाँ पे हमारा अंडर रूट में रहेगा। अब हम लोग इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम लोग जो हमारा एक तरह से 50 है उसको 1.48 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 33.784 और ये हमारा है दैट इज द सेकेंड की पावर -2 और एक तरह से ये भी हमारा अभी अंडर रूट में है। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे अपने अंडर रूट को ओपन करेंगे, इसका अंडर रूट जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.159 इंटू 5.815 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। अब हम अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.9245 आएगी इंटू 10 टू द पावर 14। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ अगर एक तरह से कन्फ्यूज़न है हमारी कैलकुलेशन में तो आप वीडियो को पॉज करके अपने से भी कैलकुलेटर में कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो हमारी रीडिंग्स आ रही हैं क्या ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज द, इसको हम लोग कह सकते हैं 0.93 इंटू 10 टू द पावर 14 कह सकते हैं, या इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं 9.3 इंटू 10 टू द पावर 13 हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं इन द सेकेंड की पावर -1। ये है हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो CH स्ट्रेचिंग था उसका हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे इसका वेव नंबर
कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम वेव नंबर के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग न्यू बार से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है दैट इज द न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, और इस प्लेस पे हमारा जो सी है वो क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन। जो हमारी IR रेडिएशन है उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे C से हम लोग इंडिकेट करते हैं, और ये इक्वल होता है 2.998 इंटू 10 टू द पावर 10 जो हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड, या हम लोग कह सकते हैं कि सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -1 इसकी वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 10 वो सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -1, या अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड की पावर -1। इनमें से किसी भी वैल्यू को आप लोग अपनी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे हम लोगों ने इसके जो एक तरह से पहले जो हमारा न्यू था उसको यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो जो हमारा यहाँ पे न्यू आया था वो कितना था, 9.3 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकेंड की पावर -1 आया था। तो इस प्लेस पे अगर हमारा जो इक्वेशन है दैट इज द वो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन वो सी में जो हमारा है एक तरह से वो न्यू की वैल्यू जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था अपने CH स्ट्रेचिंग के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं दैट इज द 9.3 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकेंड की पावर -1 अपॉन जो हमारी रेडिएशन की वेलोसिटी है C, अगर उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं दैट इज द 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -1। तो इस कंडीशन में जो हमारा एक तरह से वो सेकेंड की पावर -1 है और हमारा सेकेंड की पावर -1 है, ये आपस में यहाँ पे कट जाएगा। तो जो हमारा आएगा वैल्यू अगर हम इसको इससे करते हैं डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर की पावर -1 आएगा। या अगर हम लोग इसको और कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3100 सेंटीमीटर की पावर -1। यहाँ पे हमारा CH स्ट्रेचिंग का वेव नंबर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग आसानी से जो भी आपके स्ट्रेचिंग वगैरह है उनका हुक्स लॉ को यूज करके वेव फ्रीक्वेंसी या उसका वेव नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो हुक्स लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसको वेव नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।